बच्चों, आज हम कक्षा 11 के कृषि भौतिकी में एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है कार्य सामर्थ्य और ऊर्जा। तो इसमें सबसे पहला जो हमारा शब्द आया है कार्य। कार्य को हम चलिए समझते हैं, कार्य किसे कहते हैं। वर्क। दैनिक जीवन में देखते हैं कि लोग तरह तरह के काम को करते हैं, कुछ ना कुछ कार्यों करते रहते हैं। जैसे मजदूर बोझ उठाता है और बैल गाड़ी को खींचते हैं, किसान हल के माध्यम से खेत जोतता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि दैनिक जीवन में बहुत से कार्य को होते हुए हम देखते हैं। तो कार्य होने के लिए हम जानते हैं कि बल की आवश्यकता होती है। बिना बल लगाए कोई मजदूर बोझ को नहीं उठा सकता है और ना ही बिना बल लगाए कोई बैल गाड़ी को ही खींच सकता है। बिना बल के कोई भी कार्य संभव नहीं है। किसी ना किसी स्थिति में हम देखते हैं कि व्यक्ति या जानवर हो या इंसान हो या कोई कुछ भी हो, मशीन ही हो, तो वह बल के द्वारा ही कार्य को करती है। तो कार्य करने के अनुसार हम देख रहे हैं कि दो चीज़ें आवश्यक है। एक तो हमारा बल हो गया, दूसरा है विस्थापन या चली गई दूरी। क्योंकि जैसे मजदूर जब बोझ को उठाएगा तो स्थिति में परिवर्तन करेगा। किसान हल जब जोतता है तो मिट्टी एक स्थान से हट करके दूसरे स्थान पे चली जाती है, यानी कि मिट्टी के में भी स्थान परिवर्तन हो रहा है, मिट्टी के स्थान। तो देखते हैं बल और विस्थापन, इन दोनों के बीच में एक संबंध है जिसे हम कार्य के द्वारा कैसे परिभाषित करेंगे। ध्यान से देखिएगा। यदि किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाए तो हम कहते हैं कि कार्य हुआ है। अगर विस्थापन नहीं हो, यस का मान 0 हो, तो किया गया कार्य W का मान भी 0 होता है। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं और बल को F से और विस्थापन को S से। तो किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना, ये कहलाता है हमारा कार्य। इसी संबंध को हम कार्य से प्रदर्शित करते हैं। W बराबर होता है हमारा F इंटू यस। किसी वस्तु पर बल लगाकर उसकी स्थिति में परिवर्तन करना। जैसे कोई वस्तु है, इस पर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं F, और वस्तु की स्थिति में परिवर्तन, यहाँ से वस्तु हट करके यहाँ पे आ जा रही है। तो हम कह सकते हैं कि किया गया कार्य उस बल और स्थिति परिवर्तन के गुणनफल के बराबर होगा। अब देखिए, दो चीजें आवश्यक हैं। एक तो विस्थापन की दिशा, दूसरा है कि लगाए गए कार्य की दिशा, लगाए गए बल की दिशा। एक है हमारा विस्थापन की दिशा। मान लीजिए कोई वस्तु है और इसके विस्थापन की दिशा इधर है और उस पर कोई बल लग रहा है। विस्थापन की दिशा और बल के बीच में कोई कोण बन रहा है थीटा। तो आधार और कर्ण के बीच जो संबंध है उसके अनुसार आ जाएगा कॉस थीटा। तो किया गया कार्य हमारा इसी पर निर्भर करेगा, F इंटू यस कॉस थीटा। कॉस थीटा का मान अधिकतम कब होगा? जब कॉस थीटा का मान 0 अंश, थीटा का अंश अगर थीटा का मान अगर 0 अंश है तो cos थीटा का मान 1 हो जाएगा, हो जाएगा W इंटू यस। यानी तभी हमारा कार्य अधिकतम आएगा जब थीटा का मान हमारा न्यूनतम अर्थात 0 हो। अब चलिए चलते हैं कार्य के मात्रक की बात करते हैं कि कार्य का मात्रक क्या है। देखते हैं कार्य के मात्रक को। कार्य का मात्रक सूत्र हमारा था F इंटू यस बराबर W।
W का मात्रक निकालने के लिए हम पहले बल के मात्रक को लिखेंगे न्यूटन, विस्थापन का मात्रक हो जाएगा मीटर। तो हमारा एक मात्रक हो गया न्यूटन मीटर। दूसरा मात्रक W बराबर हो जाएगा, बल का मात्रक हम लिख दें, बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर और विस्थापन का मात्रक मीटर। तो कार्य का मात्रक एक और हमें मिल जाएगा, कार्य का मात्रक W बराबर किलोग्राम मीटर का वर्ग बटे सेकंड का स्क्वायर। एक मात्रक हमारा ये हो जाएगा। संयुक्त रूप में इसे हम जूल से व्यक्त करते हैं, इसे हम कहते हैं जूल। कार्य का व्यवहारिक जो मात्रक है, कार्य का मात्रक वो कहलाता है जूल। अब जूल किसे कहेंगे? अगर F का मान 1 न्यूटन हो और विस्थापन S बराबर भी 1 मीटर हो, तो कार्य W बराबर आ जाएगा हमारा 1 न्यूटन मीटर। 1 न्यूटन मीटर ही कहलाएगा 1 जूल। अर्थात किसी वस्तु पर 1 न्यूटन का बल लगाकर उसमें 1 मीटर का विस्थापन पैदा करने के लिए जो कार्य किया जाता है वह कार्य हमारा 1 जूल के तुल्य होता है। सीजीएस प्रणाली में हम निकाले कार्य का मात्रक W बराबर हमारा हो जाएगा बल का मात्रक डाइन और दूरी का मात्रक सेंटीमीटर। डाइन गुणे सेंटीमीटर को हम कहते हैं 1 सेंटीमीटर और 1 डाइन को 1 अर्ग। अगर बात करें जूल और अर्ग में क्या संबंध है, तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्ग के तुल्य होता है। ये हो गए हमारे कार्य के मात्रक। एक अदिश राशि, अदिश राशि है। दूसरा है हम कार्य की विमा निकाल लें। कार्य की विमा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? W बराबर F इंटू S सूत्र से। बल का विमा क्या होती है? ml स्क्वायर ml टी पावर -2। S मतलब दूरी का मात्रक हो जाएगा L से हो जाएगा L2 t -2। अर्थात कार्य की विमा क्या हो जाएगी? जो W की विमा है, और W की विमा क्या है? ml2 t -2। इसे बड़े ब्रैकेट में लिखेंगे। ये हो गई हमारी कार्य की विमा। तो टॉपिक है ऊर्जा। ऊर्जा वह साधन है जो किसी कार्य को करने के लिए आवश्यक होती है। चलिए ऊर्जा के बारे में जानते हैं कि बिना ऊर्जा के कोई भी कार्य संभव नहीं है। यानी कार्य अगर करना है तो हमें ऊर्जा चाहिए। एक प्रकार से हम कार्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं और ऊर्जा को कार्य में। एक का दूसरे में स्थानांतरण हो सकता है। अब चलिए हम जानते हैं ऊर्जा के रूप के बारे में। ऊर्जा के दैनिक जीवन में कई रूप हम देखने को पाते हैं, जैसे प्रकाश ऊर्जा, नंबर 2 विद्युत ऊर्जा, नंबर 3 ऊष्मीय ऊर्जा, नंबर 4 रासायनिक ऊर्जा, नंबर 5 यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को 2 कैटेगरी में बांट दिया गया। एक गतिज ऊर्जा, दूसरा स्थितिज ऊर्जा। हमारी पेशियों में जो ऊर्जा है वो कहलाएगी पेशीय ऊर्जा। है हमारी ध्वनि ऊर्जा,
इस तरह से देख रहे हैं ऊर्जा के कई रूप। ये हैं ऊर्जा के कई रूप जिन्हें हम दैनिक जीवन में अपने देखते हैं। ऊर्जा को क्या कर सकते हैं, इस रूप को किसी और रूप में बदल सकते हैं, उस रूप को किसी और रूप में, यानी ऊर्जा के एक रूप को दूसरे रूप में हम स्थानांतरित आसानी से कर सकते हैं। जैसे प्रकाश ऊर्जा है, इसको हम चाहे तो विद्युत ऊर्जा बदल सकते हैं। कैसे? सोलर सेल के माध्यम से। सोलर प्लेट पर जब प्रकाश पड़ता है तो वही प्रकाश विद्युत सेल में चला जाता है और वहाँ से हमें विद्युत प्राप्त होती है। फिर है हमारी ध्वनि ऊर्जा। ध्वनि ऊर्जा से भी हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। कई फोन हैं, जैसे माइक्रोफोन है आदि का उपयोग करते हैं। पेशी ऊर्जा है, इसको भी हम एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ऊर्जा को हम ऊष्मीय ऊर्जा में बदल सकते हैं। जैसे हम कार्य करते हैं, किसी वस्तु पे लगातार कार्य करने के कारण वह गर्म हो जाती है, तो ये हो गया हमारा ऊष्मीय ऊर्जा में रूपांतरण। दूसरा है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। अगर हम डायनमो के द्वारा चाहें तो यांत्रिक ऊर्जा को बदल सकते हैं विद्युत ऊर्जा में। एक और काम हम कर सकते हैं, जैसे यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल सकते हैं। कैसे? घंटे पर जब हम प्रहार करते हैं तो उससे जो ध्वनि उत्पन्न होती है वही हमारा हम कार्य किए यांत्रिक ऊर्जा और आवाज़ सुनाई दी ध्वनि ऊर्जा। इस तरह से हम ऊर्जा के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदल सकते हैं, जो आगे आपको इस सारणी के माध्यम से समझ में आसानी से आ जाएगा। देखिए कैसे कैसे एक ऊर्जा को दूसरे ऊर्जा में बदला गया है। नियम के बारे में पढ़ते हैं, जिसका नाम है ऊर्जा संरक्षण का नियम। इस नियम को आप पिछली कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हैं, यहाँ पर भी देख लीजिए। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, बस ऊर्जा के एक स्वरूप को दूसरे स्वरूप में बदल सकते हैं। जैसे विद्युत ऊर्जा को हमें यांत्रिक ऊर्जा में अगर बदलना हो तो क्या करेंगे, हम लगा देंगे डायनामो मोटर। विद्युत मोटर के माध्यम से हम विद्युत ऊर्जा मोटर में प्रवाहित करेंगे और मोटर जब घूमेगा तो उससे हम यांत्रिक यानी गतिज ऊर्जा प्राप्त कर लेंगे। तो हम देख रहे हैं ऊर्जा का स्वरूप कभी भी नष्ट नहीं होता है, बल्कि एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में बदल जाता है। बल्ब में हम देखते हैं कि विद्युत ऊर्जा जा रही है, लेकिन यही विद्युत ऊर्जा एक तो बल्ब को गर्म कर देगी तो उसमें ऊर्जा बदल जाएगी, दूसरा हमें प्रकाश प्राप्त होगा तो हमें प्रकाश ऊर्जा भी मिलेगी। ये हमारा ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत हो गया। दूसरा है यांत्रिक ऊर्जा। यांत्रिक ऊर्जा को दो भागों में बांटा गया है। पहला है गतिज ऊर्जा, दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का तात्पर्य है किसी वस्तु के गति के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे बहता हुआ जल लगातार बह रहा है अविरल रूप से, तो हम देख रहे हैं कि उसमें गतिज ऊर्जा है, इसी कारण से वो बह रहा है। दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। वस्तुओं को अपनी स्थिति के कारण जिस ऊंचाई पे रखे जाएंगे या जिस ऊंचाई पर उनको पहुंचाया जाएगा, तो जिस स्थिति में वो रखे रहेंगे उस स्थिति के कारण जो ऊर्जा इसमें निहित रहेगी उसे हम कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। स्थिति अथवा उसकी विकृत अवस्था के कारण जो उसमें ऊर्जा निहित होती है उसे हम स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। गतिज ऊर्जा के लिए हमारा सूत्र होता है 1/2 हाफ mv स्क्वायर। इसे के से प्रदर्शित करते हैं। स्थित ऊर्जा को U से लिख करके हम लिखा देते हैं mgh, अर्थात कोई वस्तु कितनी ऊंचाई पर स्थित है, गुरुत्व त्वरण का मान और उसके द्रव्यमान पर निर्भर करेगा हमारा स्थितिज ऊर्जा। हम देखते हैं कि किसी गिरते हुए पिंड के लिए हमेशा यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों का योग सदैव नियत रहता है। चलिए देखते हैं कैसे। मान लिया जाए कि कोई वस्तु यहाँ पर स्थित है जिसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई h और इस वस्तु का द्रव्यमान है m। एक बिंदु हो गया हमारा A, दूसरा B, तीसरा C।
यहाँ से यहाँ तक की दूरी मान लें x है, और जो बची दूरी होगी वो कहलाएगी हमारा h माइनस x। अब देखिए 3 बिंदु हो गए, बस तो यहाँ पर है ए बी और सी पे। ये लास्ट है धरती से टकराने वाली स्थिति। ये पिंड जो है धरती से टकरा चुका है। बिंदु ए पर जब वस्तु रखी रहेगी तो इसमें जो स्थिति का ऊर्जा है u का मान ua का मान हो जाएगा mgh। लेकिन v का मान 0 है तो गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है हाफ mv स्क्वायर। v स्क्वायर की जगह 0 रखेंगे तो पूरा जो गतिज ऊर्जा है वो हमारी हो जाएगी 0। इस तरह से हम देख रहे हैं जो पूरी ऊर्जा है बिंदु ए पर हमारी क्या है mgh, क्योंकि गतिज ऊर्जा 0 है। यही पिंड जब बी बिंदु पे आ जाए तो x दूरी वो तय कर चुका है, तो सबसे पहले इसकी स्थितिज ऊर्जा हम निकाल लें। ub का मान क्या हो जाएगा, द्रव्यमान m ही रहेगा, गुरुत्वीय त्वरण g ही रहेगा, और ऊंचाई क्या जाएगी धरती की h माइनस x। और kb के मान भी निकाल लें। kb का मतलब गतिज ऊर्जा बिंदु b पर क्या रहेगी। इसको देखिए, यहाँ से यहाँ तक जो पिंड चला है x दूरी उसने तय किया है। वस्तु का द्रव्यमान जो है हमारा क्या रहे के लिए वस्तु को x दूरी तय करना पड़ा है। यानी अगर हम गति के समीकरण का यूज करें v का वर्ग बराबर u का वर्ग प्लस 2as, इसमें हम मान रख दें तो देखें v स्क्वायर मतलब अंतिम वेग क्या होगा u स्क्वायर। प्रारंभिक वेग यहाँ पर 0 था तो 0 का वर्ग कर देंगे। 2a एक जगह हम g रखेंगे क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण हमारा g है, s की जगह हम x रखेंगे तो v स्क्वायर बराबर हमारा आ गया है 2gx। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है k बराबर हाफ m v स्क्वायर। v स्क्वायर का मान है 2gx, 1/2 गुणे m गुणे v स्क्वायर की जगह रखेंगे 2gx, 2 से 2 काट दीजिए तो हमारा आ जाएगा mgx। यानी kv की वैल्यू कितनी आ गई है बिंदु B पर गतिज ऊर्जा kv है mgx। अब देखिए ub और kv को हम जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ देंगे, eb का मान निकालने के लिए ub प्लस kv, ये है mg h माइनस x और kv का मान है mgx। इसका अंदर गुणा कर दें तो जाएगा mgh माइनस mgx प्लस mgx। mgx से mgx कट जाएगा और eb पे हमारा बचा रह जाएगा सिर्फ mgh। यानी बिंदु B पर eb का मान क्या आ गया है mgh। इस तरह से देखते हैं बिंदु B पर भी हमारी जो ऊर्जा है किसके बराबर है, eb बराबर mgh के। इसको भी हम यहाँ पे लिखते हैं eb का मतलब बिंदु B पे वस्तु में गतिज ऊर्जा जो भी है ऊर्जा उसकी निहित है, कुल ऊर्जा मिला करके है mgh। अब देखते हैं लास्ट में हमारा बिंदु C। बिंदु C पे देखें जो हमारी UC का मान है mgh। पृथ्वी तल से इसकी ऊंचाई कितनी है, कुछ भी नहीं, 0 है। तो ये जो UC का मान है इसकी जगह 0 रखेंगे तो mg गुणे 0 पूरा हो जाएगा 0, यानी UC की वैल्यू आ गई 0। kc की वैल्यू निकालें हाफ mv स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर सूत्र से निकालें तो क्या पता चलेगा, यहाँ तक गति करने के लिए कितनी दूरी तय करनी पड़ी है, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2gh। h क्यों, क्योंकि h दूरी उसने पिंड यहाँ तक आने के लिए तय किया है। u स्क्वायर जो प्रारंभिक वेग था ये तब भी 0 था तो v स्क्वायर बराबर हमें मिलेगा 2gh। ये वैल्यू v स्क्वायर की इसमें रखें तो जाएगा 1/2 गुणे m, v स्क्वायर की जगह रखेंगे 2gh, 2 से 2 काट दीजिए तो हमारा मिल गया mgh। अब देखिए UC की वैल्यू जो पहले से ही 0 थी, इस बिंदु पर देखें हमारा kc की वैल्यू भी आ गई है mgh। तो UC की जगह पर हमें अब EC का मान निकालना है। EC का मतलब UC प्लस kc, UC की वैल्यू 0, kc की वैल्यू है mgh। तो हमारी EC की वैल्यू भी आ जाएगी mgh। EC बराबर mgh।
यहाँ पर भी mgh, यहाँ पर भी mgh, यहाँ पर भी mgh, तीनों mgh है। अर्थात किसी गिरते हुए पिंड पर हर जगह ऊर्जा का योग, चाहे बिंदु ए पर हो, चाहे बिंदु बी पर हो, चाहे बिंदु सी पर हो, चाहे वह पृथ्वी से टकराने ही वाला हो, उसका कुल जो है ऊर्जा हमेशा नियत रहती है किसके बराबर, mgh के। ऊर्जा हो गई और सामर्थ्य बचा है। देखिए सामर्थ्य किसे कहते हैं? किसी कारक के कार्य करने की दर को हम सामर्थ्य कहते हैं। इसे स्मॉल p से प्रदर्शित करते हैं। अगर किसी कर्ता के कार्य W करे और समय अंतराल t हो तो P बराबर W/T होता है। अब बात करते हैं इसके मात्रक की, तो P बराबर हमें मिल जाएगा, W मतलब कार्य का मात्रक जूल और समय का मात्रक हो जाएगा सेकेंड। यह MKS पद्धति का मात्रक है और इसे संयुक्त रूप में हम लिखते हैं वाट। इसका एक और मात्रक होता है CGS पद्धति में अर्ग बटा सेकेंड। P बराबर हो जाएगा हमारा अर्ग बटे सेकेंड। वाट जो है शक्ति का छोटा मात्रक है, इसलिए हम प्रयुक्त करते हैं किलोवाट। किलोवाट बराबर होता है 10⁻³ वाट या 1000 वाट। 1 मेगावाट की बात करें तो 1 मेगावाट बराबर होता है 10⁶ वाट। पीछे हमने देख लिया है कि वाट को भी जूल में कैसे बदलते हैं, 1 किलोवाट को जूल में कैसे बदलते हैं, जो पिछले अध्याय में हमने अध्ययन कर लिया है। अब आगे हम जानते हैं सामर्थ्य और ऊर्जा में क्या अंतर है। जैसे एक मजदूर है और एक मजदूरनी है, दोनों 100 ईंटों को छत पर चढ़ाते हैं, लेकिन मजदूर वही काम 1 घंटे में करता है और मजदूरनी वही काम 2 घंटे में करती है। तो हम देख रहे हैं कि मजदूर के काम करने की दर जो है मजदूरनी की अपेक्षा आधी है, यानी कि मजदूर की सामर्थ्य क्या है, 2 गुनी है। लेकिन ऊर्जा दोनों में कितनी लगी, बराबर ऊर्जा नहीं था, क्योंकि काम दोनों ने बराबर किया है। 100 ईंटें मजदूर ने भी चढ़ाई है और 100 ईंटें दूसरे वाले ने भी चढ़ाई है, तो दूसरे की सामर्थ्य पहले की सामर्थ्य की अपेक्षा क्या है, आधी है, और पहले वाले की दूसरे की अपेक्षा 2 गुनी है। चलिए एक बार फिर से देख लीजिए 1 किलोवाट घंटा को कैसे जूल में बदलते हैं। 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट का मतलब हो जाएगा 1000 वाट। घंटा का मतलब है 60 × 60 सेकेंड। देखिए 1000 वाट को आप लिख सकते हैं जूल बटा सेकेंड। क्यों ऐसे लिख रहे हैं, पूछ सकते हैं। देखिए P का मात्रक जूल बटा सेकेंड होता है, जिसे संयुक्त रूप में वाट कहते हैं, जो वाट कहते हैं, इसीलिए वाट को जूल बटा सेकेंड में लिख सकते हैं। 6 छड़ा पर जाएगा 3600 सेकेंड। सेकेंड से सेकेंड काट दीजिए, 3600 का 1000 में गुणा कर दीजिए, हमारा मिल जाएगा 3 3600 1 0 2 0 3 0 बढ़ जाएगा। मानक रूप में लिखना है तो जाएगा 3.6 × 10⁶ 1 2 3 4 5 6 जूल बचा हुआ है तो जाएगा जूल, यानी 1 किलोवाट घंटा अब किस में बदल गया है, जूल में। तो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, 3.6 × 10⁶ जूल।